सिंगर के साथ-साथ ब्रिलियंट एक्टर भी मानूँगा। स्पेशली जो कॉमिक रोल्स होते थे, जो मसखरेपन के अंदाज़ वाले जो रोल होते थे, उसमें किशोर दा लाजवाब थे। महमूद साहब खुद ये कहा करते थे कि ये कॉमेडी में मेरे भी गुरु हैं। सिंगर के साथ-साथ ब्रिलियंट एक्टर भी मानूँगा। स्पेशली जो कॉमिक रोल्स होते थे, जो मसखरेपन के अंदाज़ वाले जो रोल होते थे, उसमें किशोर दा लाजवाब थे। महमूद साहब खुद ये कहा करते थे कि ये कॉमेडी में मेरे भी गुरु हैं। सिंगर के साथ-साथ ब्रिलियंट एक्टर भी मानूँगा। स्पेशली जो कॉमिक रोल्स होते थे, जो मसखरेपन के अंदाज़ वाले जो रोल होते थे, उसमें किशोर दा लाजवाब थे। महमूद साहब खुद ये कहा करते थे कि ये कॉमेडी में मेरे भी गुरु हैं। मेरे दादा दादियों, नाना नानियों, भाई बहनों, आप सबको अमरोहा वाली अंबर का राम राम और नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कुछ अलग तरह से शो की ओपनिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कुछ इसी तरह से हम सब के फेवरेट किशोर दा जब भी स्टेज पर एंट्री करते थे, अपना शो ओपन करते थे, वो इसी तरह से ओपन करते थे। मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे भाई बहनों, तुम सबको खंडवा वाले किशोर का राम राम और नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं हम सब के जाने पहचाने फेवरेट और लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर सिंगर किशोर कुमार जी, जो सिंगर ही नहीं बल्कि एक्टर के रूप में भी लोगों को बहुत पसंद थे। और आज उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। नितिन दुबे जी, जो कि भारत से ही हैं और भारत में इंदौर से आते हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और म्यूजिक से जुड़ी हस्तियों पर खास तौर से वो प्रोग्राम करते हैं, लेखक भी हैं। और वसीम साहब, जिनको आप अक्सर हमारे शो पर देखते रहते हैं, आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत नमस्कार आप दोनों को। नितिन जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि हम किशोर दा के बारे में बात करने वाले हैं। किशोर दा को लोग अलग-अलग रूप में जानते हैं। किसी को उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, किसी को उनका स्क्रीन पर जो मस्खरा अंदाज़ था एक एक्टर के रूप में, वो बड़ा पसंद आता था और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो किशोर दा के बारे में सुनी जाती हैं। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि एक खंडवा से निकलकर एक किशोर कुमार का नाम का लड़का किस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच जाता है और करोड़ों दिलों पर राज करता है। किस तरह से वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे, इतने बड़े सिंगर बने, कैसे शुरुआत हुई? जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इंदौर से नितिन दुबे का 135 किलोमीटर दूर बैठा हूँ मैं किशोरदा के गृहनगर से, खंडवा से। और वसीम साहब को भी बहुत-बहुत नमस्कार, आप दोनों को बहुत नमस्कार। किशोरदा का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, वो ऐसी थी कि किशोरदा के पिताजी एक वकील हुआ करते थे खंडवा में। वास्तव में किशोरदा की जो फैमिली थी वो पश्चिम बंगाल की तरफ की थी और खंडवा के एक बंगाली परिवार गोखले जी ने उन्हें वकील के रूप में हायर किया था। तब उनका आना खंडवा हुआ और वो वहाँ आकर के बस गए और काफ़ी पुराना हालाँकि उनका एस्टेब्लिशमेंट था खंडवा में। और किशोरदा के जो बड़े भाई थे, किशोरदा में और अशोक कुमार जी में लगभग 17-18 वर्ष का अंतर था। काफ़ी बड़े थे वो, पिता की उम्र के थे उनके लिए। और 3 भाई और 1 बहन थे, किशोरदा सबसे छोटे थे। सबसे बड़े अशोक कुमार, फिर उनकी बहन भी थी सती देवी, अनूप कुमार थे और किशोर कुमार। सती देवी का विवाह हुआ था शशिधर मुखर्जी से, जिनके सुपुत्र थे जॉय मुखर्जी। तो जॉय मुखर्जी भांजे थे, किशोर कुमार और अशोक कुमार। किशोरदा का गायन के प्रति जो मतलब इंटरेस्ट जागा था, वो केएल सहगल साहब को देखकर जागा था। और किशोरदा पढ़ाई में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उनके पिताजी उनको वकील बनाना चाहते थे और उनका दाखिला उन्होंने करा दिया इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज। क्रिश्चियन कॉलेज में वहाँ जो धमा-चौकड़ी उन्होंने मचाई है संगीत को लेकर के दोस्ती यारी में, तो वहाँ से ही उनका सफ़र शुरू हो गया था और बहुत सारे किस्से हैं वहाँ के। उनके जो प्रोफ़ेसर थे स्वरूप वाजपेयी जी, अब पता नहीं है कि नहीं वो इंदौर में ही रहते थे। इतिहास के हिस्ट्री के प्रोफ़ेसर थे। तो वो बताते थे किशोरदा का जो खिलंदड़ी अंदाज़ था, जो मौज-मस्ती थी, वो कॉलेज में भी जारी रही और बहुत की। फिर जब उनका पढ़ाई के प्रति उतना लगाव नहीं था, तो एक बार उनका
अपने बड़े भाई अशोक कुमार के घर जाना हुआ, जो कि ऑलरेडी मुंबई में एक फ़िल्म स्टार के बतौर एस्टेब्लिश हो चुके थे। और एक बार जब वो वहाँ पर बाथरूम में नहा रहे थे और सहगल स्टाइल में गा रहे थे, उसी दौरान एसडी बर्मन दादा का आना हुआ, संगीत ऋषि एसडी बर्मन दादा। और जब उन्होंने सुना, तब अशोक कुमार से पूछा कि भई ये कौन गा रहा है इतना चिल्ला-चिल्ला के? तो बोले ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम है आभास, आभास कुमार गांगुली। तो बोले अरे बड़ा अच्छा गाता है ये। फिर परिचय भी हुआ उनसे, उन्होंने इनका गाना भी सुना। तब वो ये कमेंट करके गए थे कि तुम बहुत बढ़िया गाते हो। अशोक कुमार से उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा गाता है लेकिन हिलता-डुलता बहुत। तो किशोर दा में था वो शुरू से ही। और उन्होंने ये भी बोला कि तुम बहुत अच्छा गाते हो लेकिन केएल सहगल को ही आदर्श मानकर, वो हैं आदर्श तुम्हारे, लेकिन उनकी स्टाइल में मत गाओ, अपना स्टाइल इन्वेंट करो और वैसे गाओ। तब किशोर दा का गायकी के प्रति और उनको जो टिप्स मिले उसको उन्होंने फॉलो किया। वास्तव में ज़िद्दी फ़िल्म में खेमचंद प्रकाश जी ने पहला ब्रेक उन्हें दिया था 1949 में। लेकिन किशोर दा के गायन की शुरुआत 1946 की फ़िल्म शिकारी से ही हो गई थी, जो कि बॉम्बे टॉकीज़ में बनी थी और अशोक कुमार स्वयं उसमें हीरो थे, एसडी बर्मन का म्यूज़िक था, गोपाल सिंह नेपाली जी का उसमें लिरिक्स थे। उसमें भी किशोर दा ने एक डुएट गाया था, डुएट नहीं था एक्चुअली 3-4 गायकों ने गाया था वो गाना। उसमें किशोर दा की गायकी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उनका डेब्यू सॉन्ग कहलाता है ज़िद्दी का मरने की दुआएँ क्यों माँगू, जो सैगल स्टाइल में गाया था। वहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई और फिर आगे कई पड़ाव देखे उन्होंने। तो ये उनकी शुरुआत हुई, पर गाने में उनका रुझान शुरू से था, स्टूडेंट लाइफ से था और उस दौरान भी अपने दोस्तों को वो बहुत एंटरटेन किया करते थे, उनका मनोरंजन किया करते थे। बहुत सारी हरकतें किया करते थे, अनगिनत किस्से हैं उनके। मेरे जी, आपको एक बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक न डिस्टेंट रिलेटिव पंडित वीरेश्वर पांडे उनके क्लासमेट रहे हैं। तो किशोर दा के किस्से मैं बचपन से सुनता आया हूँ, जो वास्तविक ऑथेंटिक किस्से हैं। तो ऐसा किशोर दा की शुरुआत हुई। तो ये तो हुई म्यूज़िक की बात, लेकिन अगर एक्टिंग की बात करें, तो एक बड़े एक्टर किशोर दा बन चुके थे, उसके बाद किस तरह से एक्टिंग में आना हुआ उनका? जी, पहली फ़िल्म उनकी शिकारी थी और जी। किशोर दा में मैं ये कहूँगा गायक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे ही वो, एक्टर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे और कहीं न कहीं शायद उनके जो बड़े भाई थे अशोक कुमार, उनकी इस कला को वो पहचान गए थे कि ये एक्टिंग में भी कमाल कर सकता है। और वाक़ई में किशोर दा को मैं ब्रिलियंट सिंगर के साथ-साथ ब्रिलियंट एक्टर भी मानूँगा। स्पेशली जो कॉमिक रोल्स होते थे, जो मसखरेपन के अंदाज़ वाले जो रोल होते थे, उसमें किशोर दा लाजवाब थे। महमूद साहब खुद ये कहा करते थे कि ये कॉमेडी में मेरे भी गुरु हैं। अब महमूद तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन बिज़नेस और वो ऐसा एब्स कहते थे तो किशोर दा, तो वाक़ई में किशोर दा ने जब भी कोई रोल किया कॉमेडी का, तो सबको आउट क्लास कर दिया उन्होंने। पड़ोसन में यदि हम देखें तो महमूद साहब का और किशोर दा का आप रोल देखें, तो किशोर दा भारी ही पड़े हैं। तो ऐसा जो है उनका जलवा उन्होंने बिखेरा एक्टिंग में भी अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग और ये एक बिल्कुल। नैसर्गिक प्रतिभा थी, नेचुरल टैलेंट था उनमें। अच्छा ये बताइए नितिन भाई कि इब्तदा तो उनकी हो गई थी ज़िद्दी फ़िल्म से, लेकिन फिर उनको एज़ अ सिंगर, एज़ एन अकम्प्लिश्ड सिंगर उनको रिकॉग्निशन किस फ़िल्म से मिली? और उनकी गायकी में कौन-सी ऐसी बात थी जो उन्हें दूसरे सिंगर से मुमताज़ करती थी, अलग करती थी? तो इसके बारे में कुछ बताइए। वसीम साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। शुरुआत तो जैसे मैंने बताया उनकी ज़िद्दी फ़िल्म से ही हो गई थी, पहला गीत जो उन्होंने गाया था खेमचंद प्रकाश जी के संगीत निर्देशन में। लेकिन ये बड़ी विडंबना है, आयरनी है कि 1949 में उनका करियर स्टार्ट हुआ और 20 साल तक वो अथाह संघर्ष करते रहे और उन्हें ज़्यादा अवसर दिए नहीं गए, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दी गई। और अमूमन मैंने ये देखा कि किशोर कुमार उस दौरान या तो खुद के गीत जो उन्होंने कंपोज़ किए थे वो गाते रहे या एसडी बर्मन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने उनका उपयोग किया और देवानंद साहब के लिए प्लेबैक में उन्होंने उनका उपयोग किया। और ये सिलसिला जारी रहा 20 वर्ष तक।
इस दौरान जो लीडिंग जो और भी दूसरे संगीतकार थे, शंकर जयकिशन या ओपी नैयर साहब या चित्रगुप्त जी, रवि जी, जो भी ये संगीतकार थे, नौशाद साहब का तो खैर उनका 36 का आंकड़ा था दोनों का। तो ये जो भी लोग रहे, ये मेरे को ऐसा लगता है कि किशोर दा के टैलेंट को ये लोग पहचान नहीं पाए। किशोर दा अगर हम उस दौर को देखें तो एक बड़ी उनकी आवाज़ में नयापन था। रफ़ी साहब तो ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश सिंगर थे, उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को डिफाइन किया था रफ़ी साहब। लेकिन किशोर दा की आवाज़ में एक नयापन था, ओपेरा सिंगिंग के लिए बहुत परफेक्ट थी वो आवाज़। लेकिन ये बड़े दुःख की बात है कि उस दौरान के संगीतकार उनकी इस प्रतिभा को पहचान नहीं पाए या ये कह सकते हैं कि वो रिस्क लेने से कतराते थे। क्योंकि उस दौरान उनके पास सर्वश्रेष्ठ ऑल टाइम नंबर 1 सिंगर रफ़ी साहब थे, तो वो रफ़ी साहब से ही गँवाना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि बूढ़े के भी दिन पलटते हैं, तो ये संघर्ष उनका जारी रहा और फिर 1969 में फ़िल्म आई आराधना, एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में और जो वहाँ से इनका सितारा उदय हुआ है, तो उसके बाद जब तक किशोर दा इस दुनिया को छोड़कर नहीं गए, किशोर दा ने फ़िल्म इंडस्ट्री पे राज किया है। तो ये उनकी यात्रा रही और आराधना मेरे ख्याल से वो बोलते हैं ना एक फीदर इन अ कैप, वो वाली फ़िल्म साबित हुई और उसके बाद फिर उन्होंने जो ये गोल्डन एरा के जो ग्रेट कंपोज़र्स थे, उन्होंने भी उनसे काम लेना शुरू किया। लेकिन तब तक इन लोगों का दौर जा चुका था और वो दौर था आर.डी. बर्मन का, पंचम दा का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई का, बाद में 80s में बप्पी लहिरी भी बहुत सक्रिय रहे। इन लोगों का दौर था और इस दौरान उन्होंने किशोर दा की अथाह प्रतिभा का भरपूर दोहन किया और बेहतरीन गीत उनसे गवाए और किशोर दा फ़िल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 सिंगर। तो ये उनकी यात्रा रही। आर.डी. बर्मन से उनकी बहुत ही प्रॉक्सिमिटी थी, सामीप्य था, बहुत नज़दीकियाँ थी, क्योंकि आर.डी. बर्मन उनको अपना बड़ा भाई मानते थे, क्योंकि एस.डी. बर्मन मानस पुत्र मानते थे किशोर कुमार को। तो स्वाभाविक बात है नेचुरली आर.डी. बर्मन के भाई हुए। कई लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आर.डी. बर्मन और किशोर दा ने रफ़ी साहब का करियर खत्म कर दिया। ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ की तरह है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आर.डी. बर्मन ने रफ़ी साहब को भी बहुत अच्छे-अच्छे गीतों के लिए उनसे प्लेबैक कराया है अपनी फ़िल्मों में और एक बोलते हैं ना कि मेरी अगर आपसे दोस्ती है तो ये एक नेचुरल सी बात है कि मेरा इंक्लिनेशन आपकी तरफ ज़्यादा रहेगा। तो आर.डी. बर्मन जिस तरीके का संगीत रचते थे, उसमें किशोर दा ज़्यादा फिट होते थे। जो मॉडर्नाइज़ उनका म्यूज़िक था तत्कालीन जो संगीत का कालखंड था उसमें। तो किशोर दा से उन्होंने भरपूर गीत गवाए और देखिए आप सब सुपर हिट हुए हैं। ज़्यादातर गीत सुपर हिट हुए हैं। वैसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने काफ़ी उनसे गीत गवाए, कल्याण जी भाई आनंद जी ने और बाकी संगीतकारों। तो ये आपका जो प्रश्न था उसका मुझे लगता है कि ये उपयुक्त उत्तर है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जी, जी, प्लीज़। उन्होंने 4 शादियाँ की और जी, जनरली ये समझा जाता है कि वो बड़े एक्सेंट्रिक किस्म के आदमी थे। जी, यानी वो अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें करते थे जी, और आम ज़िंदगी में वो लोगों को बिल्कुल यानी पगला देते थे कि यानी वो क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है जी बड़े कंजूस थे वो। तो ये कुछ बताइए हमें थोड़ा-सा इस बारे में? क्या है वसीम साहब ये एक्चुअली इनकम्प्लीट जानकारी है। अगर हम देखें किशोर दा ने 20 साल बहुत गहरा संघर्ष किया। उस दौरान बहुत तिरस्कार भी झेला उन्होंने। उनको जो है रिजेक्शंस भी बहुत मिले। कई लोगों ने डिच भी किया, फाइनेंशियली उन्हें नुकसान भी पहुँचाया। और जब ऐसा अनुभव व्यक्ति लेता है, ऐसा एक्सपीरियंस वो लेता है, तो कहीं न कहीं उसके स्वभाव में, उसके नेचर में ये चीज़ परिलक्षित होती है, इम्प्लीमेंट होती है, वो इनकलकेट होती है। तो वही किशोर कुमार का भी हिसाब-किताब था। और जहाँ तक अनप्रेडिक्टेबल नेचर की बात है, तो वो ये जो संघर्ष का समय रहा है उनके लिए, तो उस दौरान किशोर कुमार का जो मेंटल मेकअप है वैसा हो गया था, माइंडसेट वैसा हो गया था। और किशोर कुमार बेहद प्रतिभाशाली तो थे ही, साथ में एक और टैलेंट ईश्वर ने उन्हें दिया था। उनके ब्रेन में एक स्कैनर लगा रखा था ईश्वर, भगवान।
और वो हर व्यक्ति को देख करके पहचान जाते थे कि ये व्यक्ति की क्या सोच है, क्या मनोवृत्ति है, क्या मेंटालिटी है, और उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करते थे। अगर उनके सामने कोई चालाक आदमी आ जाए और जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होते हैं, तो किशोरदा अकॉर्डिंगली उनसे बिहेव करते थे। ये किशोरदा का ये कहेंगे कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो। यही कारण था उनके स्वभाव में जो हम देखते हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, वो यही कारण था। अदरवाइज़ किशोरदा बहुत ही यारबाज़ थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे वो, रियलिटी ये है किशोरदा की। और जो लोग भी उनके साथ जुड़े हुए थे बचपन से, जवानी में और जो नज़दीक थे, किशोरदा के अच्छेपन को भी उन्होंने देखा है। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर था उसका भी रीज़न था। 20 साल अगर किसी को रिजेक्शंस मिले और काम ही नहीं मिले और इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी, इतना टैलेंट होने के बावजूद भी लगातार रिजेक्शंस मिले, तो व्यक्ति में कहीं न कहीं वो दूसरा लोगों ने डिच भी बहुत किया, पैसों का डिच बहुत किया। इसीलिए वो पैसे हमेशा उनके जो असिस्टेंट थे, वही उनके ड्राइवर भी उनके असिस्टेंट थे। उनका नाम था अब्दुल। तो जब वो रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो पूछते थे, अब्दुल चाय आ गई क्या? तब अब्दुल बोलता था, हाँ, चाय आ गई दादा। तब वो गाना गाते थे। चाय आ गई से तात्पर्य मतलब ये था कि भई पैसे मिल गए हैं क्या? तो ऐसा लेकिन किशोरदा का नितिन जी, हिसाब-किताब था। मैंने इस तरह की भी स्टोरी सुनी है कि किशोरदा कभी पैसों के लिए नहीं गाना गाते थे। उनको अगर नहीं, सारी चीज़ें ये पसंद आती थी, तभी बिल्कुल सही गाना कहा गाते थे। आपने। नहीं, नहीं, बिल्कुल पैसे तो सही पहले कहा। लेते वो थे। वास्तव में किशोरदा ज़माने को जैसा दिखाते थे ना, वैसे थे नहीं। ये मैं आपको बताऊँ। एक मैंने ज़मा उनका वाकया सुना है कि आमतौर पे ना, बल्कि अक्सर वो एडवांस में पैसे ले लिया करते थे गाने के। जी। तो एक प्रोड्यूसर ने उन्हें 50% पैसे दिए हाँ, तो आधा और मेकअप करके जी, हाँ जी, उस फ़िल्म में काम भी कर रहे थे वो, तो आधे जी, पैसे मिले। तो उसमें यूँ था कि उन्होंने अपनी मूंछें जो थी ना, वो बिल्कुल शेव करके आना था। जी, तो वो एक साइड की मूंछ शेव करके आगे, दूसरी साइड की नहीं की। तो उसने जी, कहा जी। प्रोड्यूसर ने, "ये क्या तुम कैसे आ गए हो?" तो उसने कहा जी कि पैसे आधे मिले हैं तो मूंछ भी तो फिर आधी ही साफ करूँगा ना जी, मैं। वो तो वो उनको एक्चुअली वास्तव में वसीम साहब लोगों ने सताया बहुत है पैसों के लिए। जी, तो जी, बहुत जी। ज़्यादा डिच दिए हैं, तो वो आदमी इसीलिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया था। अदरवाइज़ वो बहुत अच्छा व्यक्ति थे और उनके जो दोस्त खंडवा में थे, उनके बारे में अगर उनसे पूछेंगे तो रियल हकीकत सामने आएगी। उनके सबसे जी। पक्के दोस्त थे खंडवा में हीरालाल जी शर्मा, जिनकी जलेबी की दुकान हुआ करती थी। उनको कहते थे लाला जी जलेबी वाले। और किशोरदा खंडवा जब ट्रेन से आया करते थे तो स्टेशन के जस्ट सामने ही उनका घर था और घर के पीछे ही ये दुकान हुआ करती थी। किशोरदा उतर के सबसे पहले जलेबी खाने वहाँ जाते थे और दोनों में बहुत पटती थी और किशोरदा का नामकरण उन्होंने किया था रशोकी रमा को। हिंदी में अगर अपन किशोर कुमार लिखें तो उसका उल्टा होता है रशोकी रमा को। शायद अंबर जी, जी, मैं समझती हैं। समझ गई। जी, जी, बिल्कुल। जी, अच्छा, तो ये नितिन जी, एक और किस्सा मैंने किशोरदा के बारे में सुना है कि किशोरदा अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा कर रखते थे जिस पे लिखा होता था बीवेयर ऑफ किशोर, और जी, एक बार बिल्कुल कोई सही डायरेक्टर सुना उनसे है मिलने आपने। आए थे और उनको उन्होंने काट भी लिया था। वास्तव में किशोरदा का स्टाइल बड़ा मतलब समझ नहीं पाते थे लोग। किशोरदा अपार्ट फ्रॉम आर डी बर्मन लगभग सभी संगीतकारों को म्यूजिकल सिटिंग्स के लिए अपने घर बुलाते। उसका जो मेलोडिक मीटर है वो समझने के लिए घर बुलाते। तो किशोरदा कई बार बड़ी अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल टाइप की हरकत करते थे, तो इसलिए उन्होंने बाहर लिख रखा था, बीवेयर ऑफ किशोर कुमार। कई लोग लिखाते हैं बीवेयर ऑफ डॉग्स, पर उन्होंने किशोर कुमार लिखा। और एचएस रवेल एक प्रोड्यूसर हैं, एक बार कोई चेक लेके वो गए उनके पास और कुछ डिस्कस करना था। तब किशोरदा ने उनके हाथ पे काट खाया। तो उन्होंने बोला, "अरे किशोरदा आप क्या कर रहे हैं?" तो बोले, "तुमने पढ़ा नहीं बाहर क्या लिखा हुआ है?" तो वो किशोरदा मेरी इस प्रकार मेरी एक जी, फ्रेंड है कृष्णा, तो कृष्णा के जी, एक कज़न उनसे मिलने के लिए गए, तो वो जी। टॉयलेट में जो कबोर्ड होते हैं उसके ऊपर एक रिंग होता है, तो वो उन्होंने देखा कि वो रिंग गले में डाला हुआ था और वो उनको रिसीव करने के लिए बाहर आए। वो रिंग गले में डाला हुआ था। जी, बिल्कुल सच्ची जी। घटना है ये, बिल्कुल जी। सही घटना। आपने एक प्रश्न और मेरे से पूछा था, आपके प्रश्न में था वो भी, जी, जो जो उनकी 4 शादियों को शादियों लेकर। जी, जी, शादियों का बताएँ शादियों उनका। को लेकर। जी, जी, मैं वो पूछने ही वाली थी, आपको रिमाइंड कराने वाली थी। 4 शादियाँ किशोरदा आखिर की किशोरदा ने क्यों की?
किशोरदा की पहली शादी तो काफ़ी कम उम्र थी उनकी, तभी हो गई थी 1950 में ही रूमा जी से उनकी पहली शादी हुई थी, जब मेरे ख्याल से किशोरदा 21 वर्ष के थे और 1952 में उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ अमित कुमार का। वास्तव में 4 शादियों के पीछे जो सच्चाई है वो ये है कि किशोरदा पत्नी के रूप में एक परफेक्ट हाउसवाइफ चाहते थे और रूमा जी चूँकि वो भी एक प्रोफेशनल सिंगर थी, बहुत एम्बिशियस थी और कहीं न कहीं दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और दोनों को अलग रास्ते चुनना हुआ। ये कारण था। दूसरी शादी उन्होंने 1960 में मधुबाला जी से की। मधुबाला जी शायद परफेक्ट हाउसवाइफ बन पाती, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनको कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज़ था और उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो 8 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। फिर 1976 में उन्होंने योगिता बाली जी से शादी की, लेकिन योगिता बाली जी को भा गए मिथुन चक्रवर्ती, तो वो उनके साथ चल दी और किशोरदा फिर से अकेले हो गए। अल्टीमेटली 1980 में उनका जो उनकी मतलब बोलना चाहिए उनका जो मंज़िल थी वो उनको मिल गई लीना चंदावरकर जी के रूप में और वो उनसे शादी हुई और सुमित कुमार उनके सुपुत्र हैं और वो जी। शादी आखिरी तक जब किशोर कुमार रहे तब तक रही और आज भी लीना जी व्यवस्थित रूप से उनके घर पे गौरीकुंज में रह रही हैं और उसका रीज़न यही था कि किशोर कुमार एक परफेक्ट हाउसवाइफ चाहते थे, जो कि शायद उनको मिल नहीं पाई पहली 3 पत्नियों में, इसलिए 4 शादियाँ उन्होंने की। अदरवाइज़ किशोरदा का एक बात और बता दूँ मैं, किशोरदा बहुत सुलझे हुए इंसान भी थे। किशोरदा का ऐसा नहीं था जैसे ये होते हैं ना कैसेनोवा टाइप, इस टाइप के नहीं थे। लेकिन सर तो बात ये है कि लोग ये भी कहते हैं कि अ, जो किशोर कुमार ने मधुबाला के साथ किया, वो बीमार हुई तो ये उनको छोड़ के चले गए। वही उनकी नहीं, अगली जो पत्नी थी, गीता जी, बाली वो योगिता बाली, उन्होंने जी। उनके साथ किया, वो उनको छोड़ के चली गईं। नहीं, ये अधूरी बात है, इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने एक्चुअली उनकी सेवा भी बहुत की। आप अगर पढ़ेंगे, खंगालेंगे इतिहास को, तो किशोर कुमार ने उनकी सेवा भी बहुत की। लेकिन चूँकि आप भी समझते हैं किशोरदा उस ज़माने के सबसे सफल गायक थे। रफ़ी साहब का युग लगभग जा चुका था और किशोरदा सबसे सफल गायक थे, है ना? मतलब 60s के एंड की बात है। थोड़ा काम कम हो गया था रफ़ी साहब का भी। लेकिन किशोरदा ने उनकी सेवा बहुत की लेकिन चूँकि अपनी व्यस्तताएँ थी उनकी एक प्रोफ़ेशनल सिंगर के रूप में, इसलिए शायद लोगों का ये आरोप है कि उन्होंने उनकी सेवा नहीं की, जबकि मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। और अच्छा, एक व्यक्ति जी। बीमार है, अच्छा लगातार बिस्तर पे बना हुआ है, तो आप 24 घंटे तो उसके साथ रह ही नहीं सकते। ये एब्सोल्युटली। फैक्ट है कि किशोरदा बिज़ी भी बहुत थे। तो उसमें अब जी। लोग बातें बनाते हैं कि ऐसा नितिन हुआ है, जी, जबकि ऐसा नहीं। किशोरदा ने 1962 में जो फ़िल्म आई थी हाफ टिकट उसमें मेल और फीमेल दोनों ही वॉइस निकाली जी, थी। जी। बड़ा खूबसूरत वो गाना था। आखिर वो कैसे हुआ था? क्योंकि वो एक जाने-माने बड़े सिंगर थे, दोनों ही देखिए, आवाज़ें किशोरदा का एक और गायकी का बड़ा अच्छा पहलू हाफ टिकट में हमारे सामने आया था। किशोरदा वास्तव में हुआ ये था कि वो कंपोज़िशन थी सलील चौधरी दा की और सलील चौधरी ये चाहते थे कि इसमें डुएट हो ये लता मंगेशकर जी और किशोरदा के बीच में। और अनफॉर्च्यूनेटली उस दिन शहर के बाहर थी लता जी और उनके सामने ये एक संकट आ पड़ा कि भई फीमेल वॉइस कौन देगा? तो किशोरदा ने बोला मैं ही दे दूँगा। बोले क्या बात कर रहे हो? जबकि सलील दा वैसे किशोरदा को एक मुकम्मल गायक मानते नहीं थे, क्योंकि सलील दा का ओरिएंटेशन क्लासिकल की तरफ ज़्यादा था। तो वो किशोरदा को गायक नहीं मानते थे। बोले इन्होंने कुछ सीखा तो है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं था। नेचुरल टैलेंट भी होता है। फिर जब किशोरदा ने बोला कि मैं इसको निभाता हूँ और वाक़ई में किशोरदा ने जब वो गाया तो वो भी सरप्राइज़्ड रह गए थे कि ये कितना टैलेंट है इस व्यक्ति में। और तब उन्होंने माना कि किशोरदा कोई चीज़ है। तो ये उसके पीछे की कहानी थी। अच्छा, इसलिए ये सब हुआ। और जी। दूसरा तो फिर ये भी था जी, सॉरी आप कर लीजिए नहीं, सवाल। नहीं, आप प्लीज़ बस मुझसे आप पूछिए प्लीज़। हुँ। जी। अ, देखिए किशोर कुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अ, इम्प्रोवाइज़ बहुत किया और बहुत उन्होंने अपने पास से जो भी गाना ट्यून उनको सजेस्ट की जाती थी, उसमें वो काफ़ी अपने तौर पे भी एडिशन करते थे।
यानी ये जो यूडलिंग होती थी और ये मुख्तलिफ एक जगह लेना या मुख्तलिफ अंदाज में गाना, जो कि एक्चुअली ओरिजिनल कंपोजिशन में नहीं होता था या म्यूजिक डायरेक्टर के ज़हन में नहीं होता था, ये खुद अपने तौर पे काफी उसमें एडिशंस कर लिया करते थे। इस बारे में कुछ बताइए नितिन भाई। जी, ये बहुत आपका बहुत अच्छा प्रश्न है गायकी के लिहाज से। किशोर कुमार मेरे हिसाब से दूसरे वो गायक हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इम्प्रोवाइज किया, और किशोर दा जो एडिशनली चीजें जोड़ देते थे गीत में, वो गीत को और खूबसूरत बना देती। और ये बात सही है, हम अगर देखें तो किशोर दा ने जो यॉडलिंग की है उनके मुकाबले की यॉडलिंग किसी ने भी नहीं की। या फिर हमिंग जो होती है, यॉडलिंग हमिंग, इससे गीत को और खूबसूरत बना देते थे। और किशोर दा की ये विशेषता थी, कोई भी कंपोजर, आर डी बर्मन तो खैर उनके घर जैसा काम था, उनका होम प्रोडक्शन, होम मतलब बोलना चाहिए वो वाला कैंप था वो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी, कल्याण जी भाई आनंद जी भी, बप्पी लहरी भी काफी अच्छे गीत गाए इन सभी के लिए। तो किशोर दा क्या करते थे, जब समझते थे कि गीत क्या है, धुन क्या है, किस तरीके से गाना है, तब वो सजेशन दिया करते थे उस संगीतकार को कि यार इसमें ये भी जोड़ दो। अब आप देखें कुछ गीत ऐसे हैं जिनमें कुछ अनयूजुअल से वर्ड्स हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये लिरिसिस्ट ने लिखे हैं, एक्चुअली लिरिसिस्ट ने नहीं लिखे हैं। जैसे वो फिल्म कालिया का एक गीत है ना, जहां जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, उसमें ढिंकी पक्को जो है ना शुरू में, तो आपको क्या लगता है वो लिरिसिस्ट थोड़ी लिखेगा? तो ये किशोर दा बहुत बिल्कुल। प्रयोगधर्मी थे, बहुत जी, एक्सपेरिमेंट करते थे वो, जी, और यही इम्प्रोवाइजेशन है। किशोर दा के पास गायकी में जो उनका मजबूत पक्ष था वो सबसे बड़ा यही था कि वो इम्प्रोवाइज करते थे और एडिशनल चीजें अपनी तरफ से क्रिएटिविटी जोड़ देते थे, जिससे गीत और खूबसूरत बन जाता। तो ये जी। एक विशेषता थी। वहीं इनके नितिन जी, एक बनिस्पत जो सवाल। जी, नहीं, आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, फिर एक सवाल और मैं करना चाहती हूँ आपसे। नहीं नहीं, सवाल कीजिए आप, कीजिए। जी, अगर हम आज के दौर की बात करें और किशोर दा की बात करें, तो किशोर दा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखे जाते हैं भारतीय सिनेमा में। आज के दौर में किशोर दा की लेगेसी आज के म्यूज़िक में कहाँ और कैसे हम पाते हैं? किस तरह से उनकी झलक मिलती है? देखिए, गोल्डन इरा के जितने भी गायक हैं सभी लीजेंड, रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, जी, मन्ना दा, तलत महमूद साहब, महेंद्र कपूर साहब, और इनके गीत हमेशा सुने जाएँगे। हर बार हर जनरेशन में संगीत प्रेमी, ऐसे जानकार संगीत प्रेमी निश्चित रूप से पैदा होते रहेंगे, जो कि इन गीतों को सुनेंगे। बहुत से आजकल यंग जनरेशन समझते नहीं इन गीतों को, पर हमेशा सुने जाएँगे ये गीत। किशोर दा की प्रासंगिकता इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि किशोर दा ने उस समय के बड़े मॉडर्न टाइप के गीत गाए हैं, ओपेरा सिंगिंग की। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं, वो रिलेट कर पाते हैं किशोर दा से अपने आप को। और आप देखिएगा कि यंगस्टर्स में किशोर दा के गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं। आजकल तो रीमिक्स का भी ज़माना है, उसमें किशोर दा के कई गीत मिल जाएँगे आपको। तो इसलिए किशोर दा की पॉपुलैरिटी का एक कारण ये भी है। और किशोर दा की आवाज़ में जो मर्दानापन था, मेरे ख्याल से यूनिक है। वैसी आवाज़ किसी की, मैं इतने गायकों को सुनता हूँ, नित नए प्रोग्राम होते रहते हैं, उसमें किशोर कुमार को निभाने वाले कई हैं, बहुत अच्छा गाते हैं निश्चित रूप से। लेकिन किशोर दा वाला जो मर्दाना जो पुट था, वो नहीं ला पाते। और किशोर दा को बोला जाता था मिस्टर परफेक्ट पिच। पिचिंग होती थी उनकी, वो परफेक्ट होती थी। ऐसा भी उनके बारे में कहा जाता है कि जो माइक रहता था, माइक के उस हिस्से पे उनकी आवाज़ मार करती थी जो सबसे एप्रोप्रिएट। ये किशोर दा के बारे में कहा जाता है। तो ये एक मतलब ऊपर वाले की नेमत तो थी, गॉड गिवन, मतलब ईश्वर प्रदत्त उनमें ये क्वालिटी थी। इसके कारण ही इतनी उनको प्रसिद्धि मिली, सफलता मिली, यही कारण है उसका। बिल्कुल। और आज भी वो उतने ही रेलेवेंट है, उनका म्यूज़िक आज भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आज ही के दौर का जी, कोई सदैव रहेंगे। वैसा ही गाना है। और जो आपने जवाब दिया इस बात का, बिल्कुल एकदम रेलेवेंट आंसर है। वसीम जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर हम आगे बढ़ें? जी, यही जी कि किशोर कुमार एक वर्सेटाइल सिंगर थे। उन्होंने सैड जी, सॉन्ग्स भी उसी
एक कह लें कि कमाल के साथ गाए, जैसे कि उन्होंने शोख गाने गाए। आमतौर पे शोख गानों की वजह से वो जाने जाते हैं। तो जी, उनका जो एक कह लें कि यानी एक तरह से ट्रेंड सेटर थे वो इंडियन फिल्म म्यूजिक में, और वो नए-नए ट्रेंड्स लेके आए, जो कि उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस कराए। उन्होंने बहुत इम्प्रोवाइज़ किया। उन्होंने 70s का जो दौर था जिसमें कि ज़माना बदल रहा था, एक तरह का एक एक रिबेलियन का दौर था, एक रिवोल्ट का दौर था। तो वो रिवोल्ट जो है वो उनकी गायकी में भी नज़र आता है। नए ट्रेंड्स नज़र आते हैं। और पिछला जो दौर था वो ख़त्म हो चुका था, नया दौर शुरू हो चुका था। तो वो उस नए दौर की झलक भरपूर तौर पे हमें उनकी गायकी में नज़र आती है। यानी एक नई उमंग, अ, नई एस्पिरेशंस जो कि 70s एब्सोल्युटली। को कैरेक्टराइज़ करती हैं, वो सारी हमें उनकी गायकी में नज़र आती हैं, और वो बहुत बड़े सिंगर थे। और आज भी उनके गीत उतने ही फ्रेश हैं जितने उस दौर में थे, और हम आज भी सुनते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना। ये गीत आज भी उतने ही तरोताज़ा हैं जितने आज से समझ लें कि यानी कितने साल हो गए, 30 तकरीबन 45-50 साल पहले थे। जी। तो मैं यही कहूँगा जी कि वो बहुत महान कलाकार थे वो। बिल्कुल, देखिए बहुत महान कलाकार। जी, किशोरदा जी, किशोरदा की एक और मैं आपको 2-3 चीज़ें नई उनके बारे में बताता हूँ जो कम ही लोग जानते हैं। जी, किशोरदा की गायकी तो ख़ैर अपने आप में कमाल थी ही, लेकिन उन्होंने जो यॉडलिंग की है वो भी बहुत कमाल थी। तो यॉडलिंग का भी बड़ा किस्सा है। किशोरदा को यॉडलिंग की तरफ उनका ध्यानाकर्षण, उनका इंटरेस्ट कैसे जागा? वास्तव जी, में उनके जो भाई थे बीच वाले अनूप कुमार जी, उनको यॉडलिंग का करने का और सुनने का बड़ा शौक था, और उनके पास रिकॉर्ड्स थे जिमी रॉजर्स और टेक्स मॉर्टन। तो वो रिकॉर्ड उन्होंने चोरी-चुपके से सुने और उनको बड़ा मज़ा आया और उन्होंने उसकी प्रैक्टिस चालू की, और वहाँ से ये यॉडलिंग का जन्म हुआ किशोरदा। तो ये इसके पीछे की कहानी है, और ये कम ही लोग जानते हैं। किशोरदा, जैसा कि आप जानते हैं कि बेहतरीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगर थे, बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर थे, लिरिसिस्ट थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, कॉमेडियन थे, एक्टर थे। आपको बिल्कुल। बताना चाहूँगा एक और कला थी उनकी, जो कम ही लोगों को कौन-सी? पता। एक कला होती है जिसको बोलते हैं वेंट्रिलोक्विज़्म, शायद आपने पता नहीं सुना होगा। वेंट्रिलोक्विज़्म में क्या होता है कि व्यक्ति पेट में से बोलता है और होंठ हिलते नहीं हैं, और सामने वाला सोचता है यहाँ अदृश्य शक्ति कौन है, ये कौन बोल रहा है? और हुँ, किशोरदा ने अपने इस टैलेंट से एक काल्पनिक चरित्र गढ़ा जिसका नाम था नंदू, और नंदू का ऐसा आतंक था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स और उनके को जो सिंगर्स होते थे वो ये बोल देते कि नंदू को बिल्कुल लेकर मत आना किशोरदा। सब लोगों को ये लगता था कि किशोरदा के साथ कोई अदृश्य लड़का चलता है, छोटा बच्चा नंदू जिसका नाम। किशोरदा बोलते किशोरदा पेट से बोलते थे, होंठ हिलते नहीं थे, और लोग अचंभित रह जाते थे, सरप्राइज़ रह जाते थे। इस विषय मतलब पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो, जब मेरा चैनल मैंने लगभग 1 सवा साल पहले शुरू किया था, तब बनाया जी, था, किशोरदा और नंदू। तो आपके दर्शक भी और आप लोग ज़रूर देखें। उसमें जी, बिल्कुल। किशोरदा के इस पहलू पे मैंने पूरी तरह से प्रकाश डाला है। ये विधा, ये आर्ट भी उनको आता था, ये कम ही लोग जानते बिल्कुल, हैं। और इसलिए इन किशोरदा। सबको सुनने के बाद ये लग रहा है कि किशोर दा इन सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि कितने सारे टैलेंट्स उनके अंदर थे, जो आज एक और जी, टैलेंट जानने के लिए मिल गया कि एक और ही वाज़ नंदू भी ओशन था। ऑफ टैलेंट। एब्सोल्युटली। और हमेशा किशोर दा को उनके टैलेंट्स की वजह से याद रखा जाएगा। इंस्पिरेशन है वो हमारे लिए और आने वाली कितनी ही जनरेशंस के लिए। नितिन जी, वसीम जी, बहुत-बहुत आप दोनों का धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा किशोर दा के बारे में इतनी धन्यवाद। सारी आपने किस्से उनके बताए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।